हेलो फ्रेंड्स, आर के पी स्टडी प्लस में आपका पुनः स्वागत है। और चलिए हम लोग जो है देखते हैं कि आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम धीरे धीरे करके सभी टीचर अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, ठीक है। लेकिन उसी क्रम में हमने क्या किया कि हमने आपको रीजनिंग के टीचर उपलब्ध करा दिए हैं, जो कि रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं और सभी लोग देखते रहिए। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि यूपी जीके की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और आपके लेक्चर पढ़ चुके हैं। जो अभी विजिट नहीं किए हैं वो विजिट करें, ठीक है। यानी उसमें यूट्यूब चैनल पर जाके देखें, अपना चेक करें। वहां पर क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है यूपी जीके की। आज आपकी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो क्लास स्टार्ट होने वाली है हिंदी की क्लास, ठीक है। तो हिंदी की क्लास आपके दिलीप सर लेंगे, जो कि आपकी पिक्चर लगी हुई है, ठीक है। तो दिलीप सर लेंगे आपकी हिंदी की क्लास। तो अब देखिए ये बैच आपके लिए बना रहे हैं धीरे धीरे यूपीपी के लिए स्पेशल। अभी हम क्या करेंगे कि 1 तारीख से, यानी अभी तो आपका ये जो है एक प्रैक्टिस सेशन बहुत स्पीड से चलाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या होगा, अभी तो आप पढ़ते रहिए। फिर 1 तारीख से अब जितना ही एग्जाम पहले क्लियर हो जाने दीजिए। एग्जाम जैसे ही क्लियर होता है कि किस तिथि को एग्जाम होगा, फिर हम लोग एकदम जुटेंगे कस के, एकदम बहुत बम्पर तरीके से जुटेंगे हम लोग। और उसमें सभी सब्जेक्ट प्रैक्टिस रूप में चलेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट यूपीपी की तैयारी करते हैं वह सभी को लाभ मिल सके इस सीरीज का। तो कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम की डेट क्लियर हो, फिर हम आपका बैच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम अपने टीचर को लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो दिलीप सर आ जाइए। नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को अभी रवि सर ने सूचित किया है और आप साथ में बोर्ड पे भी देख रहे हैं कि आज से आप लोगों की यूपीपी स्पेशल और हिंदी की भी क्लास स्टार्ट हो गई है आरकेपी स्टडी प्लस पे। और आरकेपी स्टडी प्लस में आप लोगों का हम फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपका हम जो है हिंदी की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वर्णमाला। हिंदी की पहली क्लास वर्णमाला में स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को पता है, जैसा कि हिंदी हमारी मातृभाषा जरूर है, लेकिन हिंदी में बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। और यूपीपी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, अन्य कोई भी आयोग हो, यूपी में आपका जो है हिंदी तो जरूर जरूर ही पूछी जाती है। और उसी को जो है पहला चैप्टर हम आपका स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला। और वर्णमाला में भी आज से अब देखो स्टार्ट करने वाले हैं आपका हम वर्णमाला स्टार्ट करने वाले हैं। तो वर्णमाला के लिए देखो, ये ये आ गया आपका वर्णमाला। और वर्णमाला में आपका लिखा है क्या, वर्ण विचार। वर्ण विचार जो है, ये वर्ण कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत से ही हम लोग लिखना और पढ़ना सब जानते थे। कहीं ना कहीं पहले से लोग बोलना जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। और बोलना जानते थे तो उसी को जो बोलते थे क्या कहते थे, ध्वनि कहते थे। तो ध्वनि में अगर हम देखें सबसे पहले, तो ध्वनि और ध्वनि जो होती थी, इसी को क्या किया गया, सांकेतिक चिन्ह के रूप में हमको लिखना स्टार्ट किया गया। और जो सांकेतिक चिन्ह होते थे, जैसे ये लिखे दे रहे हैं हम यहाँ पर, सांकेतिक चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह। अब ये जो सांकेतिक चिन्ह आए थे वो कैसे आए थे, पता चले सांकेतिक चिन्ह हमने ये लिख दिया। अब इसको क्या धीरे धीरे पढ़ा गया, का। और का ये क्या है, का एक हमारा है वर्ण। का क्या है, का एक हमारा वर्ण है। का के बाद इसको लिख दिया गया, खा लिख दिया गया। ये भी क्या है, एक वर्ण है। तो ध्वनियों के जो सांकेतिक चिन्ह थे, इन्हीं को क्या कहा गया, वर्ण कहा गया। अब जो ये वर्ण है, वर्णों का ही दूसरा अक्षर क्या है, वर्णों का जो दूसरा अक्षर है वर्णों को कहते हैं दूसरा नाम क्या, अक्षर। वर्णों को दूसरा नाम क्या कहा गया है, अक्षर। और अक्षर जैसा कि नाम से ही पता प्रतीत होता है, क्षर, क्षर मतलब जो कि नासवान है। और आ का मतलब आप होता है नहीं, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अनासवान। अक्षर का मतलब क्या हो गया, अनासवान। अक्षर का मतलब हो गया अनासवान। अब अगर देखें तो वर्ण हो गए, वर्णों को मिला दिया गया। वर्णों को जो मिला दिया गया है, तो वो वर्णों को मिलाने के बाद क्या बन गए हैं, शब्द बन गए हैं। तो इसको अगर हम देखें तो वर्णों के मेल समूह, वर्णों के मेल समूह
वर्णों के मेल समूह के सार्थक ध्वनि के सार्थक ध्वनि को क्या कहा गया है? शब्द। अब जो ये शब्द हो गए हैं, अब शब्दों को जब मिला दिया गया है, कई सारे शब्द मिला दिए गए, तो वो क्या कहलाए हैं? हमारे वाक्य। अब जैसे कई सारे शब्दों के मेल समूह क्या कहलाया है? वाक्य। शब्दों के मेल समूह क्या कहलाया है? वाक्य। अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों को एक चीज और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपको पूछा गया है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपकी क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, अगर लिखित इकाई कह दिया जाए तो वहां पे हमारा आंसर होता है वर्ण। और यहीं पर गलतियां होती हैं कि लोगों को, बच्चों को डाउट होता है कि कहीं पर हमारा ध्वनि आंसर होता है और कहीं पर आंसर होता है वर्ण, और कहीं पर आंसर हमारा शब्द भी होता है, और तीनों में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो देखो, जब भी आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाएगा तो आंसर होगा ध्वनि। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो आपका आंसर होगा वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हमारा आंसर होगा शब्द। और अगर केवल आपसे ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना तो मौखिक बताया जाए और ना ही लिखित बताया जाए, तो इसका भी आंसर आपका होगा क्या? वर्ण। देखिए चलो आगे स्लाइड पर बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, यही चीज आप लोगों को दी गई है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। क्या बताया हमने आपको? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? सॉरी, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, अगर लिखित इकाई पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? अभी बताया था हमने आप लोगों को, वर्ण। ठीक है। और अगर यही पूछ दिया जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना तो लिखित हो और ना ही मौखिक हो, तो आंसर क्या होगा? तो भी आंसर हमारा वर्ण ही होगा। तो भी आंसर हमारा क्या होगा? वर्ण ही होगा। ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो हमारा आंसर क्या होगा? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई हमारा आंसर हो जाएगा शब्द। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई आंसर क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आपको दिया गया है ध्वनियों के आधार पर वर्ण भेद। ध्वनियों के आधार पर वर्ण भेद। अब ध्वनियों के आधार पर वर्ण भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, देखो लिखा भी है आपका, इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है स्वर और एक आपका क्या होता है? व्यंजन होता है। स्वर और व्यंजन। अच्छा, स्वर अगर देखा जाए, स्वरों के भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। स्वरों के भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के तीन भेद होते हैं। एक आपका हो गया ह्रस्व, एक आपका हो गया दीर्घ, और एक आपका हो गया प्लुत। ये तीन हो गए। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए, अभी व्यंजन को हटाए दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ स्वरों के भेद तो तीन हो गए हैं, स्वरों के मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर देखा जाए,
या इसी को कहते हैं स्वरों की कितनी मात्रा है, स्वरों की कितनी मात्रा होती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। स्वरों की कितनी मात्रा है, तो आपका हो जाएगा 10। अच्छा, कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, तो अगर हम देखें तो अगर हम इसको लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, है, ओ और औ। ठीक है, अगर देखें तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर देखा जाए तो यहाँ से तो हमको ये दिख रहा है टोटल 11 है, लेकिन हमने बताया क्या कि मात्राएं कितनी होती हैं, मात्राएं 10 होती हैं। अगर स्वरों की संख्या पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होगी, स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या तो आपकी 11 होगी, लेकिन अगर मात्रा पूछे तो मात्रा हमारी 10 ही होगी। क्योंकि अगर देखा जाए का को, अगर इसी को हम लिखे तो का, और का में ये लिख दिया का, फिर की, इसी को लिख दिया की, कु, कु, क्री, के, कै, को और कौ। तो अगर यहाँ पर देखो तो ये का जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी कोई भी मात्रा नहीं है। मात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये आपकी ऊ की मात्रा है, ये आपकी बड़े ऊ की मात्रा है, ये आपकी री की मात्रा है, ये आपकी ए की मात्रा है, ये आपकी ए की मात्रा है, और ये आपकी ओ की मात्रा है, और ये आपकी औ की मात्रा है। तो ये अगर देखा जाए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्वरों की मात्रा पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। स्वरों की मात्रा 10 होती है। ठीक है, अब आगे आपको देखते हैं। आगे आपका दिया गया है मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं, 3। मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। जो अभी आपको हमने आप समझाया था कि स्वरों के भेद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तो वही अगर पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन को घुमा के आयोग पूछ रहा है कि बताओ मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा, 3 होगा। और मात्रा के आधार पर इसको क्या कहते हैं, एक आपका हो गया ह्रस्व स्वर, इसी को क्या बोलते हैं, मूल स्वर, इसी को बोलते हैं एक मात्रिक, एक मात्रिक, यानी कि जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उनको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कह दो, चाहे मूल स्वर कह दो, या फिर आप एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या देखा जाए तो आपको कितनी होगी, 4 होगी। कौन कौन से होंगे ह्रस्व स्वर, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। तो इसको लिख देते हैं कौन कौन से हो गए आपके ह्रस्व स्वर, यहाँ पे नोट कर देते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। ये आपके जो स्वर हो गए हैं ये कौन से हो गए, छोटा हो गया, छोटी हो गया, छोटा ऊ हो गया और री हो गया। अच्छा, अब अगर हम देखें यहीं पर दूसरा, ये तो हो गया एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा आपको कौन सा बताया, दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे डाल लेते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अच्छा, दीर्घ स्वर अगर हम देखें तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। देखो कौन कौन से होते हैं, 7। 7 के भी अगर देखा जाए तो फैक्टर होते हैं, अगर हम कह रहे हैं इसको विभाजित कर दें
ठीक है। इसमें आपका एक होता है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और एक आपका होता है संयुक्त स्वर, एक आपका होता है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो अब ये जो मूल दीर्घ स्वर हैं ये कौन कौन से होते हैं? ये आपका आ जाएगा बड़ा, बड़ी और बड़ा उ। जो संयुक्त स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तीन तो ये हो गए, चार और हैं, वो होंगे आपके ए, ऐ, ओ और औ। अच्छा, इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? आप लोगों ने संयुक्त व्यंजन जैसे सुना है, इसी तरीके से आपके संयुक्त स्वर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए ए जो है ये किसके से बना है? तो अगर हम देखें इसको तो ये आपका बन गया है आ प्लस ई मिला दो, ये क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा ए बन जाएगा। तो आ प्लस ई मिलके क्या बन गया? ए। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। अगर हम देखें तो इसको इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसको कहते हैं सजातीय स्वर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे सजातीय स्वर। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे हम विजातीय स्वर। आपसे पूछ दिया जाता है कि बताओ इनमें से सजातीय स्वर कौन सा है और विजातीय स्वर कौन सा है? पूछ देंगे निम्नलिखित में से सजातीय स्वर कौन सा नहीं है? और आपको ऑप्शन में दे देंगे बड़ा, दूसरा दे दिया आपको ओ, तीसरा दे दिया है बड़ा ऊ, और चौथा दे दिया है बड़ा ए। ये चार आपको ऑप्शन में दे दिए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सजातीय स्वर कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो नहीं में देखोगे आपका ये वाला तो सजातीय स्वर होता ही है, ऊ भी होता है और बड़ी ई भी होता है। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ओ, क्योंकि अभी ये देखो हमने ए को बताया था, उसी तरीके से आ प्लस ऊ मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें, आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताओ निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, या निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आपको पहला ऑप्शन दे दिया है, बताओ बड़ा, दूसरा दे दिया है ए, तीसरा दे दिया है ओ, और चौथा इधर नोट किए दे रहे हैं औ। तो अगर हम देखें तो इसमें से अगर हम देखें तो देखो, वैसे आप लोग पढ़े होंगे दीर्घ स्वर में आ भी आता है बड़ा, फिर उसके बाद ए भी आता है, ओ भी आता है और अ भी आता है। लेकिन जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है क्वेश्चन दीर्घ स्वर कौन सा है और चार ऑप्शन इस तरीके से होंगे, तो वहां पर हमारा सही आंसर क्या होगा? मूल दीर्घ स्वर जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बड़ा आ हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी सॉरी, चलो यहीं पे देखते हैं। अब आपका हस स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। अब आपको बताते हैं प्लुत स्वर के बारे में। तीसरा डाल लेते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वरों इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, इनकी कोई भी संख्या निश्चित नहीं है। प्लुत स्वर जो हैं इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे कि, या फिर इसको हम देखें, अभी हमने आपको बताया था
कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसी तरीके से आपको देखें तो यहाँ पर ये प्लुत स्वर होता है, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक या 3 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर से अधिक या 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसीलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे कि लिख देते हैं, संस्कृत वगैरह में आप लोगों ने ज्यादा तक देखा होगा ओम, ठीक है, या फिर राम, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग 3 मात्रा का समय लग रहा है, 3 मात्रा का समय लग रहा है। ये सर देखिए थोड़ा कुछ हो गया है, अरे सही आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्लुत स्वर भी हो गया। इसी को क्या बता दिया आपको, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो 3 मात्रा का जहां पर समय लगता है उसको क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। अब आप लोगों से अगर पूछा जाए कि बताओ मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका क्या क्या आंसर सही होगा, 3 होगा। कौन कौन से होंगे, आपका एक हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर और तीसरा हो जाएगा प्लुत स्वर। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है, देखो जीभ या जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो देखो जीभ या जीवा के आधार पर भी स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, 3 ही होते हैं। मात्रा के आधार पर भी स्वरों के 3 प्रकार होते हैं और जीभ या जीवा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। अब देखें, अगर जीव या जीवा के आधार पर कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है अग्रस्वर, एक आपका होता है मध्य स्वर और तीसरा आपका होता है पश्च स्वर। ये आपका एक हो गया अग्रस्वर, दूसरा हो गया मध्य स्वर और तीसरा हो गया पश्च स्वर, ठीक है। तो मध्य स्वर जो होता है इसको क्या कहेंगे, आ। मध्य स्वर क्या हो गया, आ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें पश्च स्वर में जो है, ये आ से मिलते हुए जितने भी शब्द होंगे, जैसे कि बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ, तो ये किस में आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे पश्च स्वर में। अब देखो छोटा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। बचा गया आपका छोटी और बड़ी, इधर ए और है। तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए अग्रस्वर, छोटी, बड़ी, ए और ए। इधर आपका देखें मध्य स्वर में आपका क्या हो गया, आ, और पश्च स्वर में देखें तो बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ। ये आपके हो गए जीव या जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब आपको देखो दिया गया है मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। देखो फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद आपका आया था जीभ या जीवा के आधार पर। जीभ या जीवा के आधार पर आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हो गया आपका अग्रस्वर, दूसरा हो गया मध्य स्वर और तीसरा हो गया पश्च स्वर। अब आपका पूछा गया है, बताओ मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। अब आपको यहाँ पर दिया भी गया है कौन कौन से होते हैं। देखो एक आपका दिया गया है समृत, इसको क्या कहते हैं, क्लोज। दूसरा होता है अर्धसमृत, इसको क्या कहते हैं, हाफ क्लोज। तीसरा होता है आपका विवृत, इसको क्या कहते हैं, ओपन। और चौथा दिया गया अर्धविवृत, इसको क्या कहते हैं, हाफ ओपन, ठीक है। अब अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है विवृत, और विवृत का मतलब देखो सबसे पहले विवृत पढ़ते हैं ओपन। विवृत दिया गया है ओपन, अगर हम पूरा मुंह अगर देखें आ
अगर आ बोलते हैं तो हमारा पूरा का पूरा मुख जो है वो ओपन हो जाता है। जैसे हमने बोला आ, तो आ यहाँ पर क्या आ गया, आ जो बड़ा आ है ये हमारा आ गया है किसमें, विवृत में। अच्छा, जब पूरा मुख खुला तो क्या है, बड़ा। अगर आधा मुंह खोले तो ये क्या है, हाफ ओपन, और इसको क्या बोलते हैं, अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में आपका क्या आ जाएगा, छोटा। अर्ध विवृत में क्या आ जाएगा, छोटा आ। अच्छा, उसके बाद अभी हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, संवृत। जरा एक चीज ये बताओ, संवृत को याद करने की एक ट्रिक है, जरा देखो इसको नोट करो। सा से संवृत और इसी में जोड़ दिया उ और ई, ये क्या बन गया, सुई। तो अब देखो जब भी संवृत आए तो आप सुई याद रखना, संवृत से क्या याद रखना, सुई। सा से संवृत और इससे याद हो गया उ और ई, यानी कि दोनों, एक छोटा उ और दूसरा बड़ा उ, फिर छोटी और उसके बाद बड़ी। तो यानी कि संवृत से आप याद रखिएगा सुई। अगर संवृत से सुई याद रखेंगे तो इससे आपको याद रहेगा सा से संवृत होता है और उ और ई की मात्रा निकलनी, यानी कि छोटा उ और बड़ा उ, फिर छोटी और बड़ी। तो ये क्या हो गया, छोटा उ, बड़ा उ, छोटी और बड़ी। अब बात आती है अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। आप लोगों ने संयुक्त स्वर अभी पढ़े थे, तो संयुक्त स्वर में हमने आपको क्या बताया था, एक बताया था ए और दूसरा बताया था ए। इसके बाद आप लोगों को हमने बताया था ओ और औ, ओ और औ। बस अब कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ये जो आपके ए और ओ जो दिया गया है ये आपका आ जाएगा किसमें, अर्ध संवृत में, ए और ओ। और बचे हुए जो ए और औ है इसको उठा के आप यहां पर रख दो अर्ध विवृत में, ए और औ। तो ये अब आप लोगों को देखिए, समृत, समृत में हमने क्या बताया आपको, सुई। इसका मतलब क्या हो गया, छोटा उ, बड़ा उ, छोटी और बड़ी, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया अर्ध समृत। अर्ध समृत में हमने आपको बताया कि ये जो आपके संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर में जो हाफ क्लोज देखो लिखा है, यानी कि जो छोटा वाले हैं छोटे वाले, तो यानी कि ए और ओ किसमें आ जाएंगे, अर्ध समृत में आ जाएंगे। विवृत का मतलब होता है ओपन, जब हम पूरा मुंह खोलते हैं, मुख पूरा ओपन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, आ, जैसे हमने बताया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विवृत में आपका केवल बड़ा आ आता है। और इसी आधार पर देखा जाए तो अर्ध विवृत को कहें तो अर्ध विवृत में क्या आ जाएगा, जब पूरा मुख खोलेंगे तो आ बड़ा हो जाएगा, जो हाफ आधा मुख खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बताया अर्ध विवृत में संयुक्त स्वर के ये जो मात्रा वाले होते हैं ए और औ, ये इनको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो अर्ध विवृत में आपका हो गया आ, ए और औ। तो ये आपको चार बताए गए थे, मुखाकृत के आधार पर स्वरों के प्रकार कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका समृत, दूसरा हो गया अर्ध समृत, तीसरा हो गया विवृत और चौथा हो गया अर्ध विवृत। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो इसको पढ़ाने से पहले आप लोगों से फिर से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने साथियों के साथ जो है इस चैनल को सबसे पहले तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सब लोगों को अपने साथियों के साथ शेयर कर दो, ताकि सबके सब लोग जो है इस चीज को पढ़ सके। और जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे वही हम लोगों के लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी जो है सब लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग अपने साथियों के साथ। चलो अब फिर से पढ़ते हैं एक बार, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। कौन कौन से होता है, तो एक आपका होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है वृत्तमुखी। अच्छा, अब देखो इसके नाम से ही हमको प्रतीत होता है कि वृत्तमुखी, जिसका मतलब है कि अगर हम उच्चारण करते समय हमारे ओठ जो है वो वृत्त की तरह गोल गोल हो जाते हैं तो कैसे स्वर कहलाएंगे, वो हमारे वृत्तमुखी कहलाएंगे। जैसे कि हमने बोला ऊ,
तो हमारा मुख देखो गोल हुआ कि नहीं हुआ, या हमने बड़ा बोला ऊ तब भी हुआ, ओ तब भी हुआ, और ओ तब भी हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया है कि वृत्तमुखी में कौन कौन से आ जाएंगे, एक हो गया आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ओ। ये चार हो गए हमारे कौन से, वृत्तमुखी। अच्छा, अब दूसरा कौन सा है, आवृत्तमुखी। और आ का मतलब हमने आप लोगों को क्या बताया, नहीं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये हट गया, सॉरी, आ का मतलब नहीं, यानी कि जिसका उच्चारण करते समय हमारे ओंठ जो है गोलाकार नहीं होते हैं, वो स्वर कैसे कहलाएंगे, आवृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आवृत्तमुखी। अच्छा, जरा एक बार बोल के देखो आ, क्या आ बोलने पर आपके ओंठ जो है गोल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब कौन कौन से हो जाएंगे, आ हो गया, दूसरा उसको हटाई देते हैं, छोटा, बड़ा। अच्छा, ई बोलने पर क्या हमारा मुख जो है, ओंठ जो है वो गोल होते हैं, ई, फिर ए नहीं हो रहा है ना। तो फिर इसका मतलब क्या है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। अब उसके बाद ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये नहीं होंगे इसमें, इसमें कौन से आएंगे, इसके बाद आएगा ए और ए। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे ये आपके आ जाएंगे आवृत्तमुखी में। तो अब आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। फिर से आप लोगों का एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तीन होते हैं। एक आपका हो गया हस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, और तीसरा हो गया आपका प्लुत स्वर। फिर अगला आपको समझाया गया था जीभ या जीवा के आधार पर। तो जीभ या जीवा के आधार पर कितने प्रकार बताए थे, तीन बताए थे। कौन कौन से बताए थे, एक आपको बताया था अग्रस्वर, दूसरा बताया था मध्य स्वर, और तीसरा बताया था पश्च स्वर। फिर उसके बाद आपको हमने पढ़ाया है कि मुखाकृत के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर स्वरों के प्रकार, मुखाकृत के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार बताए, चार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, एक आपको बताया समृत, दूसरा बताया अर्ध समृत, तीसरा बताया है आपको विवृत, और चौथा बताया है अर्ध विवृत। फिर उसके बाद अब आपको हमने बताया है ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। एक आपको बताया वृत्तमुखी और दूसरा बताया अवृत्तमुखी। तो इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखो आपको दिया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो उच्चारण स्थान के आधार पर देखो आपको दिया गया है, एक तो हो गया आपका कंठ, एक क्या हो गया कंठ, कंठ के बाद आपका आ गया तालव्य। देखो ये हमारा कंठ होता है, कंठ के ये हमारा कंठ होता है। कंठ के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपका क्या आएगा, तालव्य आएगा। फिर तालव्य के ऊपर थोड़ा जब बढ़ेंगे तब आपका मूर्धन्य आएगा। मूर्धन्य के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका दंत आएगा, और दंत के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके ओष्ठ आएंगे। तो उसी तरीके से ये आपका क्रम है, सबसे पहले कंठ है, फिर तालव्य है, फिर मूर्धन्य है, फिर दंत है, और फिर ओष्ठ है। अब देखो इन्हीं दोनों को मिला दिया गया, कंठ और तालव्य मिला दिया गया, क्या हो गया, कंठ तालव्य। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो कंठ और ओष्ठ को मिला दिया गया, क्या हो गया, कंठोष्ठ है, सॉरी कंठोष्ठ है लिख गया है, इसको सही लिख देते हैं, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है। ठीक है, तो अब देखो कंठ पे आपके कौन कौन से आएंगे, कंठ में आपका आएगा आ और आ, यानी कि छोटा और बड़ा। तो यहाँ पे नोट किए दे रहे हैं, एक आपका हो गया छोटा और दूसरा हो गया बड़ा। फिर उसके बाद देखोगे तालव्य, तो तालव्य में आपका कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा छोटी और दूसरा हो जाएगा बड़ी। ठीक है, उसके बाद आपकी बात आती है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में देखेंगे तो मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन्य हमारा री होता है, मूर्धन्य री होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो दंत, देखो दंत में इसमें आपका स्वरों में कोई भी नहीं आता है, दंत में स्वरों में आपका कोई भी वर्ण नहीं आता है। ठीक है, ओष्ठ है,
अगर ओष्ठे में देखो तो हमने बताया अभी आपको ओ और बड़ा ओ सॉरी ये इसमें नहीं आएगा। फिर आपका आता है कंठ तालव्य। फिर आपका आता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य अभी हमने आपको बताया था, कंठ प्लस तालव्य मिला दिया तो क्या बन गया? कंठ तालव्य। इसी तरीके से आ और ई मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? आपका ए बन जाएगा या ए बन जाएगा। तो ये क्या होगा? ए और ए हो गए। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने कंठ मिलाया और यहाँ पर ओष्ठ्य मिला दिया, यानी कि आ और ऊ मिला दिया तो हमारा क्या बन गया? वो बन गया। अभी आप लोगों को बता चुके हैं हम ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा? ओ और ओ। आशा करते हैं इतना आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। आपका फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। कंठ, कंठ में आपका आ जाएगा आ और बड़ा। उसके बाद तालव्य, तालव्य में हो जाएगा ई और बड़ी। इसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य में आपका हो जाएगा री। दंत, दंत में आपका कोई नहीं आएगा। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में देखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंठ तालव्य में ए और ए। उसके बाद कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य में ओ और औ हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो चलो देखते हैं। अब आपका है आ गया अनुस्वार। देखो अनुस्वार जो आपको है, जो आपका अंग होता है, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ठीक है, और जो अनुनासिक है इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपके चंद अंग की बिंदी लगी होती है इसको क्या बोलते हैं? आपका अनुनासिक बोलते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अनुस्वार में आपका क्या हो जाएगा? अंग, और ये आपका हो जाएगा अनुनासिक में चंद अंग वाला। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है अयोगवाह। अयोगवाह। फिर आगत स्वर और अर्ध स्वर। अच्छा, अगर हम देखें आगत स्वर में कौन सा होता है? ये जो आपका आ होता है, या फिर इसी को जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर में ये जो लिखा होता है इसी को क्या बोलते हैं? आगत स्वर। ठीक है, इसी तरीके से जो अर्ध स्वर होता है, अर्ध स्वर को क्या कहेंगे? अर्ध स्वर को, अर्ध स्वर आपके होते हैं या और वाह। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? चलो पानी पी लेते हैं। बाकी आप लोग एक बात देख लो। तो अब देखो, अगर आपका अनुस्वार हो गया, ठीक है, अनुनासिक हो गया, अयोगवाह, अच्छा अयोगवाह छूट गया, तो अयोगवाह देखोगे आपका अभी हमने बताया अनुस्वार एक अंग आता है और एक आहा आता है। ये आपका हो गया अंग और ये हो गया आहा। तो अंग आहा किस में आ जाएगा? आपका अयोगवाह में आ जाएगा। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। व्यंजन। अब हम लोग जो है कहां पर पहुंच गए हैं? व्यंजन पर। स्वर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम आप लोगों को व्यंजन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो व्यंजन में अगर देखें तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मूल व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है और इन्हीं व्यंजनों को हमने क्या आगे दिया गया है? व्यंजनों का वर्गीकरण आपको बताया गया है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को ही क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके वर्ग होते हैं। एक आपका जैसे हो गया का वर्ग, दूसरा हो गया आपका चा वर्ग, तीसरा हो गया टा वर्ग, चौथा हो गया ता वर्ग और पांचवा हो गया पा वर्ग।
तो ये इसके वर्ग होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो का वर्ग जो है, इसको अगर हम कहें तो ये आपके कौन कौन से आ जाते हैं, का आ जाएगा, ख, चा वर्ग में देखोगे टा वर्ग में टा, ठ, ड, ढ और ण। ठीक है, उसके बाद ता वर्ग देखोगे तो ता, थ, द, ध और न। पा वर्ग देखोगे पा, फ, ब, भ और म। ठीक है, तो अब देखें, अगर टोटल इसको यहाँ पे डाल दो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 ये हैं, 5 ये इधर, तो 5 इधर से देखोगे, 5 इधर से देखोगे तो 5 25। तो ये टोटल कितने हो गए, इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई है आपकी 25। का, खा, गा, घा, का से लेकर माँ तक। ठीक है, और ये आपके वर्गों में विभाजित होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ अंतःस्थ। तो अंतःस्थ में अगर हम देखें तो अंतःस्थ अगर देखते हैं आगे वो हो तो यहाँ पर समझा देते हैं आपको। हाँ, यहाँ पर जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन आपके कौन से हो जाएंगे, या, रा, ला और वा। ऊष्म कितने, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से हो गए, एक हो गया आपका सा, ख, फिर आपका हो गया सा और हा। तो अगर हम टोटल मूल व्यंजन हमने आपको कितने बताए, 33 बताए। तो 33 में देखो 25 तो आपके हो गए स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, साथ में 4 आपके हो गए अंतःस्थ व्यंजन। 25 और 4 कितने हो गए, 29। और उसके बाद हमने आपको बताया 4 ये कौन से हो गए आपके, 4 ये हो गए ऊष्म व्यंजन। तो टोटल कितने हो गए, 29 और 4 33। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूल व्यंजन जो है कितने हो गए, मूल व्यंजनों की संख्या हो गई हमारी 33। इतना सबको क्लियर है। ठीक है, फिर अगर अब हम देखें तो यहाँ पर आगे आ जाते हैं, स्वर या घोषत्व। स्वर या घोषत्व तंत्र में कंपन के आधार पर व्यंजनों के या व्यंजनों का वर्गीकरण कितना है, 2। देखो स्वर या घोषत्व, देखो घोष लिख रहा है, आप लोगों को याद करवा दें। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, घोष। तो इससे आप लोगों को याद रहेगा कि यहाँ पर घोष है और यहाँ पर भी क्या है, घोष है। तो देखोगे अगर घोषत्व या स्वर तंत्र के आधार पे बोला जाए तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक हो गया आपका अघोष और दूसरा हो गया सघोष। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 13। अभी हमने आपको पीछे दिखाते हैं, एक चीज बताई थी, चलो इधर आ जाते हैं, इससे भी पिछली स्लाइड में दिखाते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखाया था आपको 1 2 3 4 5। तो अगर हम यहाँ पर देखें जितने भी 1 और 2 वाले हैं ये सब आपके क्या कहलाते हैं, अघोष। ठीक है, उसके बाद ये अघोष हो गए, बच्चे ये आपके 3 4 और 5, ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए सघोष। ये आपके क्या हो गए, सघोष हो गए। तो अब देखोगे तो ये 1 और 2 वाले यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तो यही हो गए सीधे सीधे। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, यानी कि स्पर्श व्यंजन में जो आपके पहला और दूसरा है, यानी कि वर्गों का पहला और दूसरा, तो ये अब आपके इसमें आ जाएंगे। देखो यहाँ पे हम नोट किए दे रहे हैं, अघोष में पहला और दूसरा, वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि टोटल ये कितने हो गए, 10 अभी आपको बताए। और उसके साथ ही साथ ऊष्म में आपके 3 आ जाते हैं, एक आपका हो गया सा,
एक हो गया ये सा और एक ये हो गया, यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। तो यही आपको लिखा है, सीधे सीधे कभी कभार पूछ देते हैं अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 13 है। कौन कौन से हमने आपको बता दिया, एक 10 तो ये हो गए, यानी कि वर्गों का जो है पहला और दूसरा वर्ण, और साथ में सा खा और सा, टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर अब हम देखेंगे तो सघोष, अभी हमने आपको सघोष भी बताया, तो सघोष में हमने आपको क्या बताया है कि वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा देखोगे तो यहाँ 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, तो टोटल ये कितने हो गए, यहाँ पर टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई, 15। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे तो 15 तो ये हो गए, अब बच्चे कौन से सघोष में, सभी स्वर, सभी स्वर, और अभी हमने स्वर कितने बताए आपको, 11। 15 और 11 कितने हो गए, 26 हो गए। 26 के बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंतःस्थ। ये कितने हो गए, 4 और हो गए, 26 4 कितने हो गए, 30 हो गए। 30 के बाद अगर हम देखें तो आपका एक तो आता है ला, हा, और देखोगे यहाँ पर आपका हा नहीं आ रहा है, और एक आपका और आ जाएगा हा, तो ये टोटल कितने हो गए, 3। 15 11 26 और 4 30 और 3 टोटल कितने हो गए, 33। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई टोटल 33। तो इतना, आशा करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े हैं तो देखो यहाँ पे दिया गया है प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो अगर हम देखें प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, तो यहाँ पर कितने भी होते हैं, यहाँ पर भी आपके 2 ही होते हैं। कितने होते हैं, 2। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक आपका हो गया अल्पप्राण और दूसरा हो गया महाप्राण। ठीक है, तो ये आपका हो गया अल्पप्राण और महाप्राण। अभी हमने आपको जैसे बताया था, वर्गों का लिखा था 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये तो लिखा था। उसके बाद आपको बताया था कि पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष, और उसके बाद बताया था तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आपको बताया था सघोष। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा दूसरा और चौथा महाप्राण। दूसरा और चौथा क्या हो गया, महाप्राण। अच्छा, एक चीज ये बताओ, महाप्राण में अगर हमने देखा दूसरा और चौथा आ गया है, तो बचा क्या आपका, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा जो बचा है ये किसमें आ जाएगा, अल्प प्राण में आ जाएगा, अल्प प्राण। तो यानी कि इसमें देखा अल्प प्राण में कितना हो गया, पहला, तीसरा और पांचवा। तो अब देखो यहाँ पे आपको बताया था महाप्राण, इनकी संख्या कितनी होती है, महाप्राणों की संख्या 14। तो देखोगे दूसरा और चौथा वर्ग, दूसरा चौथा देखेंगे तो 5 इसमें आएंगे, 5 इसमें आएंगे, अभी हमने आपको पीछे बताया था। तो दूसरा और चौथा 5 5 कितने हो गए, 10 हो गए, और 10 ये हो गए, बचे कितने, 4। 4 कौन कौन से हो गए, एक आपका हो गया सा, हा, सा और हा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे अगर अल्प प्राणों की संख्या आपसे बताई गई, तो अल्प प्राणों की संख्या कितनी है, अल्प प्राणों की संख्या 31 है। तो 31 में देखें तो अल्प प्राणों में लिखे दे रहे हैं पहला, तीसरा और पांचवा वर्गों का, तो यानी कि टोटल ये कितने हो गए, 15 ये हो गए अल्प प्राण। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सभी स्वर, सभी स्वर, और स्वर फिर से हम बता रहे, फिर से कितने हैं स्वर, कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो यानी कि 15 और 11 कितने हो गए, 26 हो गए।
उसके बाद अगर हम देखें तो अंतःस्थ, अंतःस्थ, तो अंतःस्थ में कौन से हो जाएंगे? यारा लावा, यारा लावा। तो ये कितने हो गए? 4। या, रा, ला और वा। ठीक है, सभी स्वर आप लोगों को बताई दिए। तो 15, 11, 26 और 4, 30। अब एक छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है? वो आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला, एक। तो टोटल कितने हो गए? 31। टोटल 31 ये अब आपके हो गए। बाकी आपको महाप्राणों की संख्या 14। कौन कौन से 14 आपको हमने इधर बता ही दिया है कि वर्गों का दूसरा और चौथा 10 ये हो गए, शा, खा, शा और हा। टोटल कितने हो गए? टोटल आपके ये हो गए 14 हो गए। तो इतना आप लोगों को सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो एक बात देखो, अभी हमने आपको स्वर पढ़ा दिया था, उसके बाद स्वरों का पूरा रिवीजन करवा दिया। अब हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, व्यंजन जो बताया है, व्यंजनों का एक बार फिर से हम जो है आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो देखो, व्यंजनों में हमने आपको इससे पहले बताया था घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। एक आपका हो गया कौन सा? अघोष, और दूसरा सघोष। अघोष में हमने आपको क्या बताया था? अघोष में बताया था कि वर्गों का पहला और दूसरा। सघोष में क्या बताया था? कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। ये तो बताया था, पीछे हमने आपको अभी दिखा भी चुके हैं। उसके बाद हमने आपको बताया प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न के आधार पर पूछ लिया जाता है कि व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके आधार पर भी आपके 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये भी आपको बता दिया, एक अल्पप्राण हो गया, दूसरा महाप्राण हो गया। ठीक है, तो इतना आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखो दिया गया है आपको संयुक्त व्यंजन। देखो, अभी आप लोगों ने संयुक्त स्वरों को भी पढ़ा था। जिस तरीके से संयुक्त स्वर होते हैं उसी तरीके से आपके संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अब देखें, अगर संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन में आपका आ जाता है एक तो छा। ठीक है, ये किससे मिलके बनता है? ये आधा का और ये सा, छा। इसको यहाँ पे नहीं, इसको हम इधर करते हैं। चलो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एक आपका हो गया छा, दूसरा हो गया त्रा, और तीसरा हो गया ज्ञा। ठीक है, और चौथा जो है आपको हम बता दे रहे हैं यहीं पर, स्रा। स्रा। तो देखो, छा जो है ये आपका कैसे बनेगा? ये आपका आधा का और ये वाला शा, ये मिला दोगे क्या बन जाएगा? छा। त्रा देखेंगे तो ये आपका आधा ता रहेगा और ये रा रहेगा। उसके बाद ज्ञा देखोगे, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां ये कर देते हैं कि इसको ज्ञा जो है आधा गा और या ये दे देते हैं, और बच्चे समझते हैं कि ये वाला सही होगा। ये सही नहीं होता है, ये क्या होता है? गलत होता है। ज्ञा जो बनता है ये आपका जा और प्लस ये मिलके बनता है ज्ञा। ठीक है, उसके बाद आपका स्रा जो आता है ये आपका आधा सा रहेगा और ये आपका रा रहेगा। तो ये आपके कौन से हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए। अब उसके बाद देखो, आपको दिया गया है द्विगुण, इसी को बोलते हैं उत्क्षिप्त, और इसी को क्या बोलते हैं? ताड़न जात वर्ण। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं द्विगुण? ये आपके होते हैं ड़ा, और एक होता है ला। ये 2 होते हैं, ड़ा और ढ़ा। इसी को द्विगुण बोलते हैं, इसी को उत्क्षिप्त बोलते हैं, इसी को ताड़नजात वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो प्रकंपित, लुंठित, और इसी को बोलते हैं कंपनजात वर्ण। कंपनजात वर्ण, तो ये आपका कौन सा होता है? ये आपका होता है रा। ये कौन सा होता है? ये आपका होता है रा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें हैं, पूछा जाता है बताओ इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है?
ठीक है, तो इसका आंसर आपका होता है ला। इसका आंसर क्या होता है? ला, पार्श्विक। तो इतना क्लियर हो गया। संयुक्त व्यंजन हो गए आपके छ, त, त्र, ज्ञ और श्रा। ये आपको कैसे बनता है हमने ये भी बता दिया है। उसके बाद द्विगुण, उच्छिष्ट या ताड़न जात ढ़ और ढ़। उसके बाद आपको बता दिया प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात वर्ण, ये कौन सा होता है? ये आपका रा होता है। और इसके बाद देखें पार्श्विक, तो पार्श्विक में क्या आता है? ला। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद देखोगे तो उच्चारण के आधार पर ध्वनियों की रीतियां। देखो अभी हमने आपको जब स्वर पढ़ाया था तब हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ध्वनियों के आधार पर वर्णों के भेद वो कौन कौन से बताए थे? दो बताए थे। एक आपको बताया था स्वर और दूसरा बताया था व्यंजन। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आपसे पूछा गया उच्चारण के आधार पर ध्वनियों की रीतियां। तो ध्वनियों की रीतियां कितनी होंगी? ध्वनियों की रीतियां होंगी तीन। कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी संयुक्त, दूसरी होगी संपृक्त और तीसरी होगी कौन सी? युग्मक या द्वित्व। युग्मक को ही क्या बोलते हैं? द्वित्व ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको द्वित्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ही ध्वनि का जो है वो क्या होता है? एक ही ध्वनि को पुनरावृत्ति होती, एक ही ध्वनि की पुनरावृत्ति होती। जैसे कि नोट कर लिया दिल्ली, बिल्ली। तो देखोगे यहाँ पे आधा ला और फिर पूरा ला। यहाँ पे भी देखोगे आधा ला और पूरा ला। या फिर हम कह दें यहाँ पर मम्मी, मम्मी। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी क्या है? आधा माँ और पूरा माँ, ये तो है। तो यानी कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्वित्व बोलते हैं। दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, मम्मी हो गया। ठीक है, अब आ जाओ संपृक्त। यहाँ पे क्या होता है कि एक ध्वनि जो है वो बार बार नहीं पुनरावृत्ति नहीं होती है। दो ध्वनियों के बीच में एक ध्वनि जो है वो आपकी क्या आ जाती है? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसको क्या कह दिया? संबल, संबल या फिर कंबल। सबसे ज्यादा आपका ये वाला जो है संबल, ये ज्यादातर पूछ दिया जाता है। संबल हो गया, कंबल हो गया। ठीक है, अब संयुक्त अभी आपने पीछे पढ़ा था। ठीक है, जैसे संयुक्त व्यंजन उसमें आपको बताया था छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, तो उसमें दो मिलके बन रहे थे। जैसे छ बनाया था वो हमने कैसे बताया था? क और श। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है? इस तरीके से ही यहाँ पे जो है ध्वनियों का जो संयुक्त ध्वनि हो जाती है। यहाँ पे नोट करते हैं घ्राण या प्राण, प्राण। म्लान। तो ये आपके कौन से हो गए? संयुक्त हो गए। संयुक्त हो गया, संपृक्त हो गया और युग्मक हो गया। तो आज आप लोगों की क्लास जो है वर्णमाला की जो भी थी वो हमने आपको बता दिया है कि जो ध्वनियों के आधार पर शुरुआत हमने आपको कहाँ से की थी। एक बार फिर से जल्द हम आपका जितना रिवीजन हो सकता है करवा देते हैं, क्योंकि इसके बाद आप लोगों की जो है रवि सर की भी क्लास होने वाली है। तो हमारे पास अब समय नहीं बचा है, तो इसलिए जितना जल्दी हो पाएगा, जितना हो पाएगा हम उतनी जल्दी आप लोगों को रिविजन करवा दे रहे हैं। ध्वनियों के आधार पर आपको कितने बताए थे? ध्वनियों के आधार पर वर्णों के भेद दो बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक स्वर बताया था, दूसरा आपको व्यंजन बताया था। उसके बाद हमने आपको स्वरों का वर्गीकरण किया था। स्वरों के वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के तीन प्रकार होते हैं। एक आपका ह्रस्व बताया था, दूसरा दीर्घ बताया था, तीसरा प्लुत बताया था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि मात्रा के आधार पर हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया था मात्रा के आधार के बाद कौन सा था? चलो एक बार देख लेते हैं। मात्रा के आधार
उसके बाद हमने आपको बताया था जीव या जीवा के आधार पर, जीव या जीवा के आधार पर स्वरों का प्रकार बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद हमने आपको बताया था कि मुखाकृत के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर आपको 4 बताए थे। एक आपको बताया था समृत, दूसरा बताया था अर्ध समृत, तीसरा बताया था अर्ध विवृत और चौथा बताया था विवृत। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर 2 बताए थे। एक आपको बताया था वृत्तमुखी और दूसरा बताया था अवृत्तमुखी। ठीक है। फिर जल्दी से देख लेते हैं, समय है कम। उसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर बताया था स्वरों का वर्गीकरण। एक आपको बताया था कंठ, फिर दूसरा तालव्य, फिर मूर्धन, फिर दंत, फिर ओष्ठ है, फिर कंठ तालव्य, फिर उसके बाद कंठोष्ठ है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था, ये हटा दो, इसके बाद हमने आपको बताया था अनुसार, निर्नुनासिक, अनुनासिक, अयोगवा, आगस्वर और अर्धस्वर। इसके बाद हमने आपको देखो बताया था, इसके बाद मूल व्यंजनों की संख्या बताई थी 33, व्यंजनों का वर्गीकरण किया था, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, इनको वर्गीय व्यंजनों की संख्या भी आपको बता दी थी 25। अंतःस्थ कौन कौन से होते हैं ये हमने आपको अगली स्लाइड में बताया हुआ है। अंतःस्थ देखते हैं, अंतःस्थ में बताया था 11 लाभा और उसमें बताया था शाखा शाहा। फिर मूल व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी? 33 बताई थी। इसके बाद हम आपको देखते हैं स्वरों को या घोषत्व के तंत्र में कंपन के आधार पर आपको बताया था वर्गीकरण। एक अघोष बताया था, दूसरा सघोष बताया था। फिर इसके बाद आपको हमने बताया था प्राणवायु, उच्चारण प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। एक आपका अल्प प्राण हो गया था, दूसरा महाप्राण हो गया था। फिर इसके बाद आपको लास्ट में हमने बताया था संयुक्त व्यंजन, द्विगुण में उच्छेद या ताड़नजात, प्रकंपित, लुंठित या कंपनजात और पार्श्विक। फिर अंतिम स्लाइड आ जाते हैं, आपको उच्चारण के आधार पर ध्वनियों की रीतियां ये 3 बताई, एक संयुक्त, एक संपृक्त और युग्मक। ये आज आप लोगों का वर्णमाला का जो भी था क्लास 1 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब आप लोगों के जो है रवि सर क्लास लेंगे। तो आज के लिए यहीं पर आप लोगों की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।